पश्चिम चंपारण से जो पदयात्रा शुरू की गई है उसको करीब 15 महीने हो गए। इन 15 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए मैं दरभंगा में पिछले महीने आया हूँ। ये करीब करीब पूरा महीना हम लोग दरभंगा में ही रहेंगे। पिछले 15-17 दिनों से हम दरभंगा में हैं और इस महीने पूरा मैं दरभंगा में रहूँगा। कुछ प्रखंडों में हम लोगों ने यहाँ पदयात्रा पूरी कर ली है और कुछ प्रखंडों में अभी बाकी है। पदयात्रा के जो 3 मूल उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार में जो लोगों की परेशानी है, समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, इन सारे विषयों के पीछे जो मूल कारण है वो है यहाँ की जनता का अपनी समस्याओं पर वोट न देना। पूरे 5 बरस लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उससे जूझते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन जब वही लोग वोट देने जाते हैं तो वोट के समय रोजगार, पढ़ाई, नाली, गली, इन बातों को भूलकर लोग वोट देते हैं जाति के नाम पर, या फिर वोट देंगे हिंदू मुसलमान बनकर, या वोट देंगे लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि गांव देहात में जाकर गांव-गांव लोगों को ये समझाया जाए कि अगर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है तो आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना चाहिए, तभी बिहार सुधरेगा। वरना जिस किसी को भी वोट देना चाहते हैं दे लीजिए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी समस्या के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं देंगे तब तक ये सुधार नहीं हो सकता है। दूसरा, लोगों का ये मानना है कि अगर वो सही वोट देना चाहे भी तो वोट किसको दें, कोई उनके पास बेहतर विकल्प नहीं है। तो विकल्प के अभाव में लोगों को गलत दल और नेताओं को वोट न करना पड़े, इसके लिए बिहार में लोगों की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए, ताकि सही व्यक्तियों के चुनाव की समझ रखने वाले लोग उन दलों को, उन नेताओं को न चुने जिनके बारे में वो जानते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, फिर भी चूंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो मजबूरी में उन्हीं को वोट करना पड़ता है। लेकिन ये जो दल बनाने की प्रक्रिया है, इसमें यह तय किया गया है कि दल कोई प्रशांत किशोर पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, कोई एक व्यक्ति, कोई एक परिवार, एक कोई जाति विशेष का आदमी दल न बनाए, बल्कि दल बिहार के सारे लोग मिलकर बनाए। वो लोग जो समझते हैं कि बिहार में एक नया दल होना चाहिए, उनको साथ में लाया जाए और उनको दल बनाने के लिए मदद की जाए, उनको सुझाव दिया जाए, उनका हाथ पकड़ के उनको ये समझाया, बताया जाए कि कैसे वो आपस में दल बना सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, जनता की सरकार बना सकते हैं। और जो काम हम पिछले 10 बरस में हम करते रहे, पहले जो पत्रकार बंधु या सामान्यतः लोग बताते हैं, चुनाव रणनीतिकार दलों को ये बताना कि वो अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे चुनाव लड़े ताकि वो जीतेंगे। तो काम मैं वही कर रहा हूँ। पहले हम ये दलों के लिए करते थे, नेताओं के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को संगठित करके एक नया दल, नया विकल्प बिहार में बना सकते हैं, जो उनका विकल्प होगा, जनता का विकल्प होगा, और उसको अगर वो चुनकर लाएंगे तो उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और तीसरा, अगर लोग समझ भी जाए कि उनको वोट कैसे देना है, उनके सामने कोई नया दल, नया विकल्प बन जाए, उसको चुन भी ले, तब भी बिहार की समस्या तब तक नहीं सुधरेगी जब तक बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी योजना न बनाई गई हो। तो इसलिए तीसरा उद्देश्य पदयात्रा का ये है कि बिहार के हर पंचायत के लिए, बिहार के हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 बरस का विकास का खाका बनाया जाए, ताकि जब लोग चुन कर आए तो उनके पास ये जानकारी रहे कि आपके प्रखंड के किस पंचायत में स्कूल नहीं है,
किस पंचायत में सड़क नहीं है, कहाँ जल जमाव की समस्या है, कहाँ अस्पताल नहीं है। और साथ साथ हर पंचायत में 3 बातें, पंचायत में रहने वाले सारे व्यक्तियों, सारे परिवार के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा कैसे बनाई जाए। दूसरा, 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, ताकि बेरोजगारी के नाम पर किसी को भी पंचायत से अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। और तीसरा, हर पंचायत में जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, इन लोगों की खेती से इनको कमाई का रास्ता कैसे बनाया जाए, ये 3 चीजों की योजना बनाई जा रही है। दरभंगा में जब ये पूरी यात्रा खत्म होगी तो यहाँ के लोगों को, हजारों लोगों को ये मंत्र, ये समझ, ये सूत्र बताया गया होगा कि भाई आप अब अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के नाम पर नहीं, जात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। दूसरा, दरभंगा से ऐसे लोग जो नया दल बनाना चाहते हैं, इन लोगों को चुन कर निकाल लिया होगा। और तीसरा, दरभंगा जिले के हर पंचायत का अगले 10 साल का योजना हमने बना ली होगी, ताकि इस जिले के इस काम को पूरा करके फिर आगे बेगूसराय के जिला में जाएंगे। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल थे, इसमें हाँ ना क्या है। मुख्यमंत्री के सलाहकार नहीं थे। 2011 से लेके 2021 तक में हमने 10 राज्यों में अलग अलग नेताओं का और दलों को सुझाव दिया है, उनको चुनाव जीतने में उनकी मदद की है। सिर्फ एक नीतीश कुमार के सलाहकार नहीं थे। हाँ नहीं, डीएमसीएच में आपको एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जल संसाधन मंत्री संजय झा के जाने के बाद वहाँ शराब, हाँ मेरा है सर, आप प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेशवासियों को एकमात्र संदेश ये देना चाहते हैं कि आप जगिए, अपना आंख खोलिए। आप देश के सबसे गरीब, पिछड़े, बेरोजगार, भूखमरी वाले समाज हैं और आपकी स्थिति, आपकी ये दुर्दशा इसलिए है कि आप अपने और अपने बच्चों की समस्याओं को छोड़कर कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी 5 किलो अनाज के लालच में, कभी नाली गली के चक्कर में, कभी 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं। इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। अगर अपनी दुर्दशा सुधारनी है तो अपने और अपने बच्चों की समस्याओं पर वोट दीजिए। पूछेंगे? पूछिए। जी, पूछ रहे थे, कल डीएमसीएच में जल संसाधन मंत्री संजय झा का कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जहां डीएमसीएच के कई कर्मी, डॉक्टर वगैरह शराबबंदी के बाद भी नशापान करते, दारू पीते हुए वीडियो वायरल हुआ, उस पर सर क्या कहें? मेरे भाई, वीडियो वायरल डीएमसीएच में हुआ उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। शराबबंदी बिहार में कहीं लागू नहीं है, ये तो सबको मालूम है। नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकान बंद है। होम डिलीवरी तो हर जगह हो ही रहा है और न इसका कोई वैधानिक आधार है, न नैतिक आधार है, न जमीन पर यह लागू हो रहा है। बिहार सरकार की गलती की वजह से बिहार के लोगों का शराबबंदी के नाम पर हर साल इस राज्य का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा यहाँ का जो शराब माफिया है या जो यहाँ पर सरकारी भ्रष्ट अफसर हैं, पुलिस प्रशासन, वो शराब माफिया के जरिए वो पैसा कमा रहा है। तो लोगों का नुकसान हो रहा है। शराबबंदी कहीं लागू है नहीं और जितने माफिया भ्रष्ट अधिकारी हैं इससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की हठधर्मिता है कि नहीं, शराबबंदी लागू रहेगा पेपर पर। वही परिणाम है जो आप डीएमसीएच का एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये तो गांव-गांव जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे पूछिएगा, लोग बताएगा कि ना भैया, घरे घर शराब बिक रहा है। इसमें नई बात क्या है?
चलिए, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ रहे, तो हमको जाने दीजिए। हेलो, बोलिए ना भाई, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी सर, आप राजनीति के शीर्ष पायदान वाले लोगों के साथ रहे हैं। राजनीति में बहुत सारे लोगों, मतलब अनुभवी लोगों जो आज सत्ता संभाले हुए हैं, सत्ताधारी लोगों के साथ भी बैठे हुए थे। तो राजनीति में परिवर्तन का जो आप ये पदयात्रा कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो पहले का राजनीति का अनुभव है वो कैसा है? नहीं, पहले का अनुभव ये रहा है कि राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने हारने से आप समाज को नहीं बदल सकते। चुनाव कोई जीते कोई हारे, जब तक समाज के स्तर पर परिवर्तन नहीं होगा, समाज के स्तर पर लोगों की चेतना समझ नहीं बेहतर होगी, तब तक दलों के जीतने और हारने से आमूल चूल परिवर्तन की आशा रखना बेकार है। हमने 10 अलग अलग राज्यों में चुनाव जीते हैं, सरकारें बनवाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सुधार हो जाएगा। जब यहाँ कांग्रेस की, यूपीए की दिल्ली में सरकार थी, तो भी बिहार में इतनी ही गरीबी, इतना ही बेरोजगारी, इतना ही पलायन था। आज मोदी जी का दिल्ली में सरकार है, तो भी बिहार में उतनी ही गरीबी, उतना ही भ्रष्टाचार, उतना ही पलायन है। जब 15 बरस लालू जी यहाँ शासन में थे, तो भी बिहार में वही हालत था। अभी 17 बरस 18 बरस से नीतीश कुमार हैं, तो कमोवेश स्थिति वही बनी हुई है। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन कमोवेश स्थिति वही है जो पहले लालू जी के राज्य में थी। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तो भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार था। 2004 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, तो भी आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े थे। और आज 2023 में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो उसमें कोई परिवर्तन तो आया नहीं। अपने आप को अनपढ़ बताना, अगर इसको आप बहुत समझदारी वाली बात बताते हैं, तो अपने आप दिखाता है कि मुख्यमंत्री के लड़के होने के बावजूद अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम का विषय नहीं है, ये तो शर्म की बात है। लोग तो कभी कभी परिस्थितिवश, आर्थिक मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके पास सारी व्यवस्था होने के बाद भी अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो ये दो बातों को दिखाता है कि या तो आप पढ़ाई की महत्ता को जीवन में समझते नहीं हैं कि पढ़ाई की कितनी बड़ी महत्ता है, या फिर आप इतने अहंकारी व्यक्ति हैं कि आपको लगता है कि हम पढ़ें चाहे न पढ़ें, हमें तो जीवन में जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। तो ये तो अपने मुंह पर अपने कीचड़ लगाने वाली बात है। पदयात्रा समाज में जाकर लोगों से मिलना, उनको ये बताना कि भाई तुम्हारी स्थिति किसी दल को वोट देने से सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि अगर किसी दल को वोट देने से बिहार की स्थिति सुधरती, तो 50 वर्ष से तो लोग वोट दे ही रहे हैं। कभी कांग्रेस को दिए, भाजपा को दिए, लालू को दिए, नीतीश को दिए, अब अगर प्रशांत किशोर को दे देंगे तो उससे कैसे सुधर जाएगा। अगर किसी को वोट देने मात्र से बिहार की स्थिति सुधर जाती, तो हर 2-3 वर्ष पे वोट होता है, लोग वोट देते ही हैं, उससे तो स्थिति सुधरी नहीं। जब तक आप इस परेशानी के जड़ को नहीं समझेंगे, वोट आप किसको देते हैं, इससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि वोट आप किस बात के लिए देते हैं। नरेंद्र मोदी को आप वोट दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर बन रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को आप फैक्ट्री लगाने के लिए वोट दीजिएगा, तो फैक्ट्री भी लगेगा। लेकिन बिहार में तो आप नरेंद्र मोदी को 5 किलो अनाज के लिए वोट दे रहे हैं। गुजरात में आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड का सबसे बड़ा मार्केट का उद्घाटन करने गए। बिहार में तो आज तक एक झोपड़ी का भी उद्घाटन करने नहीं आए। क्यों? जिताया तो बिहार की जनता ने भी है। हम लोगों ने 40 में 39 एमपी जिताया है, गुजरात में 26 एमपी जीत कर गया है। तो गुजरात में आप देख रहे हैं 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में एगो पैसेंजर भी 20-20 साल के लिए लोग 20-20 साल से लोग पैसेंजर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का काम करने के लिए मार्केट बन रहा है। अब बिहार में जो पहले से सब्जी चाय बेचने का भी मार्केट है, वो भी बर्बाद हो गया है। वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं
और बिहार में जो चीनी मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल था वो सब भी बंद हो गया। नेता तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री वो गुजरात के भी हैं और प्रधानमंत्री वो बिहार के भी हैं। तो ये फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि गुजरात की जनता वोट कर रही है फैक्ट्री के लिए, मार्केट के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए। बिहार में हम आप वोट कर रहे हैं जात के लिए, मंदिर के लिए, 5 किलो अनाज के लिए। जब तक इस मूल बात को आप नहीं समझिएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता है। वोट को आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट आप उन मुद्दों पर दीजिए जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो। अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, अच्छी बात है, बन जाए, लेकिन उस बनने से बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर आपको जीवन भर 5 किलो अनाज मिलता भी रहेगा, उससे आपकी गरीबी कैसे खत्म होगी? जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपकी स्थिति सुधरेगी कैसे? हर आदमी गांव गांव में बात कर रहा है भैया पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई पर तो एक दिन भी वोट आप दे नहीं रहे हैं। अभी वोट होगा तो लोग 5 किलो अनाज पर वोट देंगे, तो पढ़ाई होगा कैसे? तो हमारी समझ ये है कि राजनीति में सुधार तब होगा जब समाज में सुधार होगा। राजनीति तो समाज का आईना है। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति है, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार है, समाज में हिंदू मुस्लिम है इसलिए राजनीति में हिंदू मुस्लिम है। तो जन सुराज का उद्देश्य है कि समाज के स्तर पर जाकर लोगों को ये समझाया जाए कि भाई तुमने देश की चिंता कर ली, देश के नाम पर वोट दे दिया, तुमने जाति के नाम पर वोट दे दिया, तुमने हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट दे दिया, सबका भला हो गया। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो तो तुम्हारे बच्चों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा भ्रम है। एक नीतीश कुमार की मदद मैंने की 2014-15 में। 2014-15 के नीतीश कुमार और 2022-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क हम नहीं बता रहे हैं, बिहार की जनता बता रही है। 2005 से लेकर जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014-15 में की थी, उस नीतीश कुमार के बारे में इस राज्य में एक सोच थी कि 2005 के बाद इस आदमी ने बिहार को सुधारने का कुछ प्रयास किया है, इसलिए बिहार की जनता ने 206 सीट जिताया था। आज नीतीश कुमार को उसी बिहार की जनता ने सिर्फ 42 सीट जिताया है। क्यों? क्योंकि उनका काम खराब हो गया। जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे, और रेल की एक दुर्घटना हो गई गैसल असम में, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, हम पद पे कैसे रहेंगे। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है वो नीतीश कुमार है जो कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले। शराब पीने से किसी की मौत होती है तो पेट जेब में हाथ डाल के हंसते हैं, कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी 14-15 में, जो चुनाव नहीं हारे थे 2014 में, उनका दल हारा था, उनके एमपी की संख्या, सांसदों की संख्या घटकर 2 हो गई थी। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई अब तो हम मोरल राइट हमको नहीं है। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में आप 42 विधायक हैं तो हार गए हैं चुनाव, लेकिन कोई न कोई पिछला दरवाजा से जोड़ तोड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर आप कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आप समझिए, लोकतंत्र में 5 वर्ष का पर चुनाव क्यों होता है? लोकतंत्र में 5 वर्ष पर चुनाव क्यों होता है? 10 वर्ष पर भी होता तो अच्छा था। भाई आप एक बार चुन ही दिए, 10 वर्ष तक उसको चलाने दीजिए। ये 5 वर्ष का नियम इसलिए बनाया गया है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो, उस भरोसे के आधार पर आप उस दल की, उस नेता की, उस विचारधारा की मदद कीजिए, वोट दीजिए, उसको चुनाव जिताइए। लेकिन ये वोट, ये भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। वही लोकतंत्र, वही संविधान हम लोग को बताता है कि अगर वो नेता, अगर वो दल, अगर वो विचारधारा आपके आशा के अनुरूप उसने काम नहीं किया
तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने मजबूती से आपने उसको वोट देकर जिताया था उतनी ही मजबूती से उसका विरोध करके उसको हराइए भी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है। एक बार नरेंद्र मोदी को आपने वोट दे दिया, वो बन गए प्रधानमंत्री, जीवन भर उन्हीं को बने रहने दीजिए। अब अगर आप नरेंद्र मोदी जी काम न करें, उनको वोट न दे के आप किसी दूसरे को दीजिएगा तो लोग कहेगा कि वोट काहे बदल रहे हैं, पहले तो आप मोदी जी को दिए थे। अरे भाई, चुनाव होता ही इसलिए है कि आप 5 वर्ष के काम के आकलन के आधार पर निर्णय लें। अगर अच्छा किया तो साथ में रहे, अगर अच्छा काम नहीं किया तो उसका विरोध करें। आपके नजरिए से केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की महागठबंधन सरकार दोनों को आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, यहां महागठबंधन की सरकार हो, या इससे पहले केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी और यहां पर एनडीए की सरकार थी, खाली कॉम्बिनेशन बदल गया है। चारों सरकारों ने बिहार की जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, यहाँ के आर्थिक स्थिति में सुधार, उस पर कोई काम नहीं किया है। और ये हम नहीं कह रहे, वो तो बिहार की जनता कह रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ दलों के हेर फेर करते रहने से, पहले केंद्र में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी, बिहार में एनडीए भाजपा की सरकार थी, अभी केंद्र में एनडीए की सरकार है, यहां महागठबंधन की सरकार है। लेकिन पिछले 30-35 वर्ष में बिहार में शिक्षा की स्थिति तो नहीं सुधरी। 30-35 वर्ष में बिहार में फैक्ट्री नहीं खुले, यहां से बेरोजगारी नहीं खत्म हुआ, पलायन नहीं रुका। इसी बिहार में किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जब तक हम लोग अपनी समस्याओं पर अपने लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, चाहे केंद्र में भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, इससे सुधार होने वाला नहीं है। लोगों को सजग होना पड़ेगा। तमिलनाडु और बिहार, जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार करीब करीब बराबर के राज्य थे आर्थिक और विकास के नजरिए से। आज तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है और बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु को तो मोदी जी ने नहीं बनाया है। पिछले 40-45 वर्ष से वहां कांग्रेस का भी शासन नहीं है। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी व्यवस्था अपने से बनाई है, किसी भाजपा और कांग्रेस ने नहीं बनाया है। वो सामान्य बात है, वहां पे जो घटना हुई है उसकी जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं। देखिए, मैं इस तरह के बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं जो मेरा अपना विषय नहीं है। केरल में क्या हुआ, सुनिए, ऐसा है, वहां पर सारे देश के सांसद बैठे हुए हैं, देश की सरकार, पूरी देश की मीडिया उसको देख रही है। अगर गलती हुई है तो उस पर लोग पकड़े जा रहे हैं, उस पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उस पर हम यहाँ से बैठकर क्या टीका टिप्पणी करेंगे? घटना नहीं होनी चाहिए, अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का रिपोर्ट आने दीजिए। हम उन नेताओं में से नहीं है कि यहाँ बैठे हुए हैं दरभंगा में और मैक्सिको के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। हम दरभंगा में आए हैं, हम बिहार में हैं, हम बिहार के विषयों से अपना सरोकार रखना चाहते हैं। बाकी देश दुनिया में जो हो रहा है वो ठीक है, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हर चीज पर हम टीका टिप्पणी करें ये जरूरी नहीं है। हमारा जो अभी फोकस है, हमारी जो प्राथमिकता है वो बिहार के लोग, बिहार की समस्या, इससे कैसे लोगों को निकाला जाए, कैसे लोगों को इसमें जोड़ा जाए, मेरी प्राथमिकता ये है। केरल में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वो सब विषय है, महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में स्थिति को कैसे सुधारा जाए। और मैंने अपने जीवन के कुछ वर्ष इस बात के लिए निकाले हैं कि मुझे जो भगवान ने शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दिया है वो सब लगाकर हम बिहार में लोगों की स्थिति को बेहतर करें, उनकी मदद करें, उस पर ही हम अपना फोकस रखना चाहते हैं। क्या बदल रहा है उसमें? अच्छा, आपको अगर बदलता हुआ दिख रहा है तो आंकड़ों में दिखेगा कितने शिक्षकों की बहाली हो गई। बिहार में 10 लाख शिक्षक होने चाहिए,
1,25,000 शिक्षकों की सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से बहाली की घोषणा की है। उसमें 1,25,000 में से आधा से ज्यादा शिक्षक वही है जो पहले से सरकारी शिक्षक था, वो नियोजित था, अब राजकर्मी हो गया है। तो पहले तो ये भ्रम झूठा मत फैलाइए कि 1,25,000 लोगों को नई नौकरी मिल गई। जो बाकी आधे बच गए उसमें से भी ज्यादातर लोग डोमिसाइल नीति के वजह से बिहार के बाहर के लोग हैं। और मान लीजिए कि ये शिक्षक बहाल हो भी गए तो उससे क्या आपके गांव में, यहाँ पर आपके प्रखंड में कोई विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति सुधर गई है? वो बता दीजिए। तो अगर आपको बिहार में स्थिति बदलती दिख रही है तो कम से कम 15 महीना से हमको तो नहीं दिख रही। हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, हमको तो लोग नहीं बता रहे हैं कि भैया पिछले 2 साल में बड़ा अच्छा हो गया, बिहार में सड़क बन गई, कि उद्योग लग गया, कि फैक्ट्री लग गया, कि बाहर गए हुए लड़के वापस आ गए, कि यहाँ पढ़ाई सुधर गया। हमको नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। हम तो घूम ही रहे हैं रोज गांव-गांव, हमको तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि भैया बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया सुधार होने लगा। हमें नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो आप बताएं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई, पहले तो नंबर 50 करोड़ कहें कि 50,000 करोड़ कहें? 50,000 करोड़। तो ये तेजस्वी यादव के जीवन में शायद पहली बार इस तरह का कोई एक सम्मेलन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार, देश के ज़्यादातर राज्यों में इस तरह के सम्मेलन होते हैं, और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में जब इस तरह का सम्मेलन होता है तो 50,000 करोड़ नहीं, ये जो MOU जिसको कहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंटेंट है। ये लोग घोषित करते हैं 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, और उसके बदले इन्वेस्टमेंट होता है 2,000 करोड़। तो वहाँ कौन देश का बड़ा उद्योगपति उसमें आया था, जरा ये बता दीजिए। कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री यहाँ चालू करने के लिए कंक्रीट कोई प्रपोजल घोषित हुआ है, ये बता दीजिए। और तेजस्वी यादव की समझ क्या है? तेजस्वी यादव की जितनी समझ है उतना ही तो बोलेंगे। बिजनेस समिट के MOU का कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आप जाइएगा और आप बिजनेसमैन बन के कहिएगा कि हम 20,000 करोड़ रुपया का बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तो सरकार उसको लिख लेगी कि भाई ये 20,000 करोड़ रुपया का निवेश करेंगे। ये कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, पैसा नहीं आया है। मीटिंग में आप आए, आपने कहा हाँ हाँ हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर जितना पैसा MOU होता है इतना अगर इन्वेस्ट होने लगे तो गुजरात में 90 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU पिछले 10 बरस में हुआ है। कितना? 90 लाख करोड़ का। इसका कोई वैल्यू नहीं है, एक पैसे का नहीं। जिस कागज पे वो लिखा है उस कागज की कीमत उससे ज्यादा है जिस पर वो लिखा हुआ है।